हेलो दोस्तों, मैं हूँ पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। चलते हैं अपने क्वेश्चन 21 की तरफ। ये जो जितने भी ये क्वेश्चन है पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड हैं। जितनी भी अदर स्टेट में आपका यूपी पीजीटी हो या डीएसएसबी हो या आपका केवीएस पीजीटी हो या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में या आपका बिहार का हो या अदर स्टेट जितने भी हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो आपके अधिकतर आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो दोस्तों क्या रखा है, सीमांत उपयोगिता की अवधारणा किसने विकसित की? सीमांत अवधारणा क्या होता है? एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जिसमें हम किसी गुड्स को जैसे जैसे इकाई का हम अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो मिलने वाली जो उपयोगिता है उसी को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, यानी कि सेटिस्फेक्शन को। ठीक है, जिसमें मतलब पीपल यानी व्यक्ति मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है किसने दिया इसको, तो सीमांत उपयोगिता का अवधारणा किसने दी है? डेविड रिकार्डो ने, एडम स्मिथ ने, पॉल सेमिल्सन ने या अल्फ्रेड मार्शल ने। तो दोस्तों इसमें जो किया सीमांत उपयोगिता का जो अवधारणा है ये प्रोफेसर हमारे मार्शल ने दिया है, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, समझ पाए? अगला क्वेश्चन है, आयात व्यापार शर्त व्यक्त होता है। आयात व्यापार शर्त व्यक्त होता है यानी कि आयात की मात्रा से, निर्यात की मात्रा से, निर्यात की कीमत या आयात की कीमत, आयात की मांग, निर्यात की मांग या उपयोग में से कोई नहीं। तो दोस्तों पहले मैं आयात व्यापार जो शर्त है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोफेसर जीएस डॉरेंस ने के द्वारा इसको दिया गया है आयात व्यापार शर्त। इसमें क्या होता है, यदि हम निर्यात का जो हम मूल्य इंडेक्स जो तैयार करते हैं और आयात का जो मूल्य इंडेक्स को अलग अलग डिवाइड में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे कि आई बराबर प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ एक्स और डिवाइड बाय पीएम। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, निर्यात की कीमत और आयात की कीमत से इसको मतलब दर्शाया गया है आय व्यापार शर्त। ठीक है, सेकंड ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि संतुलन व्यापार शर्त निर्धारण होता है। संतुलन व्यापार शर्त निर्धारण होता है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व में दो देशों का व्यापार निर्धारण करता है। ये संतुलन व्यापार शर्त क्या होता है? विश्व में दो देशों का व्यापार को डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये उत्पादन समान वक्र द्वारा होता है, प्रस्ताव वक्र द्वारा होता है या प्रतिपूरक मांग द्वारा होता है या उपयोग सभी। तो दोस्तों ये प्रस्ताव वक्र द्वारा निर्धारित होता है। प्रस्ताव वक्र जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे बनता है ये, कि ये हमारा जो ये प्राइस वन है, यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये पॉइंट है और इसको हम ऐसे ले जा रहे हैं और फिर हम इसको यहाँ ले जा रहे हैं, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ये हमारा M1 और M2। जैसे हम किसी का भी कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो, मान लिया हमने पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पेन आ जाएगा, और यहाँ पर किसी का मार्कर का कर रहे हैं तो ये मार्कर, या कोई गुड्स ले लो, कोई कपड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, सपोज दैट कपड़ा ले लो। तो पहले हमारा यहाँ प्रोडक्शन हो रहा था, अब ये प्रोडक्शन आगे आगे बढ़कर हमारा यहाँ हो जाता है। समझ पाए? तो यानी कि ये नंबर ऑफ क्वांटिटी N1 N से N1 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या हो रहा है? अवमूल्यन की क्रिया घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी का उत्पन्न करती है, वृद्धि उत्पन्न करती है या कोई प्रभाव नहीं करता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अवमूल्यन क्या होता है? हमारा डिवैल्यूएशन होता है। इसमें होता है कि सरकार के द्वारा जो भी क्या बोलते हैं मुद्रा होती है हमारी बाह्य मुद्रा या जो मूल्य हम वाहन में करते हैं उसकी कमी को, यानी कि उसके प्राइस में हम यानी करेंसी में कमी कर देते हैं एक तरीके से। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी व्यापार हम करने जा रहे होते हैं उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार के लिए हमें इसको किया जाता है, जैसे घरेलू मुद्रा में कोई चेंजेस ना हो, परिवर्तन ना हो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइम कब आया था मूल्य जो से 3 बार ये प्रयोग 3 बार इसको प्रयोग किया गया था। ये 1949 में आया, फिर 1966 में आया और सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसका यूज़ ज़्यादा हुआ, फिर ये 1991 में आया जो हमारी
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आई। पहले 1949 में आया, फिर 1966 में आया, सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, फिर 1991 में आया। ठीक है, और 91 में ये 2 बार आया जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। तो इसमें ऑप्शन बिल भी क्या होगा दोस्तों, इसमें कोई भी प्रभाव नहीं उत्पन्न नहीं करता। अवमूल्यन की क्रिया को क्या कहते हैं कि आयात महंगा होता है, निर्यात महंगा होता है, आयात सस्ता होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, आयात को महंगा कर देते हैं ताकि हम उसकी जो डिमांड को कमी कर दें, क्योंकि अगर बाहर से सामान महंगा आने लग जाएगा तो जाहिर सी बात है मार्केट में उसका प्राइस ज़्यादा बिकेगा, यानी कि प्राइस उसका महंगा ज़्यादा होगा, तो टैक्स भी हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए हम उसको कमी कर देंगे, जिससे अवमूल्यन हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्रीज हो जाए या बैलेंस हो जाए। निम्नलिखित में से विभिन्न विकल्प कौन सा विभिन्न है, भिन्न है मतलब ये बताना। आयात कोटा, प्रशुल्क, उत्पाद कर या अवमूल्यन। तो दोस्तों आयात कोटा क्या होता है, जिस पे आयात पे हम टैक्सेस लगाते हैं। प्रशुल्क होता है जब हम बाहर से सामान मंगाते हैं तो उस पर कुछ टैक्सेस दिया जाता है। उत्पाद यानी प्रोडक्शन टैक्सेस होता है। और सी हमारा क्या होता है, अवमूल्यन, यानी अभी मैंने बताया था, यानी कि प्राइस में महंगी, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसके प्राइस में कमी लाने के लिए डिमांड को हम कम कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो इसमें से विभिन्न ये है कि आयात को कंट्रोल करने के लिए आयात कोटा और अवमूल्यन प्रणाली उपयोग में तो ये तीनों एक जैसी होती है, ये दोनों और ये, लेकिन जो भिन्न है वो हमारा प्रोडक्शन टैक्सेस है, जो हम उत्पाद की कीमतों में वृद्धि करने से उसकी डिमांड में कमी कर देते हैं। तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीपीओ में ये हमारा मतलब हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। अगला क्वेश्चन है, एक देश की भुगतान संतुलन में घाटे को दूर किया जा सकता है स्वर्ण के निर्यात द्वारा, स्वर्ण के आयात द्वारा, आयातों में वृद्धि द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एक देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, घाटे को कैसे दूर किया जा सकता है, या तो हम आयात को, यानी जो आयात की डिमांड है, इंपोर्ट की डिमांड, उसको या तो हम कम कर दें, ठीक है, और तब हम भुगतान संतुलन की घाटे को दूर कर सकते हैं। या तो स्वर्ण का निर्यात कर दें, यानी जितना भी गोल्ड है हम उसको बाहर भेज दें और गोल्ड की डिमांड को कम कर दें, तो ऑटोमेटिक जो हमारा गोल्ड बाहर से मंगाते हैं उसमें हम क्या नाम है, या तो आयात द्वारा में कमी कर दें। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम पढ़ते हैं, यानी कि एक देश के जो भुगतान संतुलन की जो घाटा है उसको हम कम कर सकते हैं जब हम स्वर्ण को ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर दें। आयात करेंगे तो जाहिर सी बात है टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, और आयातों में अगर वृद्धि करेंगे तो भी हमारा देश घाटे में जाएगा। तो ऑप्शन विल भी क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भुगतान संतुलन के आधारभूत अवशेष में शामिल नहीं किया जाता, यानी कि ये कौन सा टर्म है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऐड नहीं किया जाता। तो चालू खाता, करंट अकाउंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल जो खाता होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल खाता यानी कैपिटल अकाउंट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भुगतान संतुलन के आधारभूत अवशेष में हम चालू खाते को शामिल नहीं करते, क्योंकि चालू खाता और पूंजी खाता दोनों होता है भुगतान शेष में, और साथ में जो चालू खाते के अंतर्गत आता है वो दृश्य मदे आती है और अदृश्य मदे को शामिल किया जाता है, यानी अदृश्य व्यापार को, दृश्य व्यापार को और अदृश्य व्यापार को चालू खाते में शामिल किया जाता है। जबकि कैपिटल अकाउंट में स्वर्ण आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया जो डिपॉजिट होता है वो भी शामिल किया जाता है। फॉरेन जो लोन मिलता है वो भी शामिल होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन आएगा चालू खाता, जो शामिल आधारभूत में नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, वह कीमत जिस पर भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सर्वाधिक वितरण के लिए खाद्यान्न का वितरण करता है वो कहलाती है क्या, समर्थन कीमत, एक ऋण कीमत, निकासी कीमत, या वैधानिक न्यूनतम। तो दोस्तों कभी भी जब जिस कीमत पर एफसीआई सर्वाधिक वितरण यानी जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करती है
खाने संबंधित जो भी होता है वो क्या कहलाता है हमारा, कि जिस कीमत पर हमें वितरण करना होता है और सरकार कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत या खरीद मूल्य या निकासी मूल्य पर, यानी कि निकासी मूल्य पर उसको निर्धारण करती है और इनमें से न्यूनतम समर्थन कीमत पर कृषि प्रोत्साहन को आगे बढ़ाती है। और जिससे और खरीद मूल्य क्या होता है, जो मार्केट में डायरेक्ट डिसाइड होता है मार्केट के लिए, और वो मूल्य जो सरकार अनाजों के द्वारा खरीदी जाती है और अनाजों के रखरखाव में होने वाले खर्च को जोड़कर निकासी मूल्य यानी निकासी कीमत पर निश्चित किया जाता है। यानी सरकार अपना रखरखाव, अपना एक्सपेंसिव, अपना खर्चा जोड़ती है, इसी को ही निकासी कीमत या निकासी प्राइस कहा जाता है। ठीक है। चुंगी संघ का संबंध किससे है? द्वितीय श्रेष्ठ सिद्धांत से है, व्यापार सृजन प्रभाव से है, या आर्थिक एकीकरण से है, या उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों जो चुंगी संघ है ये हमारा कस्टम यूनियन जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, कस्टम यूनियन। ये कस्टम यूनियन हमारा आया था जिसमें सीमा संघ भी कहा जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री यूनियन भी इसी को कहते हैं। यह एक समूह के सदस्यों के बीच में ऐसा समझौता होता है जिसके अंतर्गत सदस्य देशों के बीच समस्त आयात प्रशुल्क और समस्त कर दिए जाते हैं, और जिसमें संघ के बाहर यानी यूनियन के जो बाहर देशों के लिए व्यापार देशों के लिए सब सदस्य सीमा समान शुल्क का प्रयोग करते हैं। तो ये चुंगी जो संघ है ये हमारा आर्थिक एकीकरण के लिए समझौता होता है। क्या होता है? आर्थिक एकीकरण के लिए समझौता होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रशुल्क के कारण क्या होता है? घरेलू उत्पादकों के अतिरिक्त में वृद्धि होती है, सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है, घरेलू उपभोक्ता के अतिरिक्त में कमी होती है, या उपयोग सभी। तो दो को प्रशुल्क क्या होता है, मैंने बताया था कि जब हम बाहर से सामान मंगाते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है आयात कर, उसी को हम प्रशुल्क कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये क्या होता है, घरेलू उत्पादों में अतिरिक्त वृद्धि करता है, बिल्कुल बात है। सरकार के राजस्व में भी वृद्धि करता है टैक्सेस में, और घरेलू उपभोक्ताओं के अतिरिक्त में कमी भी करता है। ठीक है। प्रोडक्शन सेक्टर में बढ़ाता है ये, लेकिन कंज्यूमर सेक्टर में ये कमी करता है। तो तीनों ही ऑप्शन इसका सही है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा, 4। अंतर्राष्ट्रीय तरलता व्यक्त करता है यानी इंटरनेशनल लिक्विडिटी। ये क्या होता है, पहले तो इसकी मीनिंग समझ लो आप। ये क्या कहता है, विदेशी विनिमय की जो सप्लाई को व्यक्त करता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई होती है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। और ये अलग अलग देशों के मध्य जो मनी और असेट्स के मध्य एक्सचेंज को उसको मतलब हाईलाइट करता है ये। ठीक है, उसको बताता है ये। तो इसमें हमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण भंडार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, ये विदेशी विनिमय आपूर्ति को क्या करता है, हाईलाइट करता है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता व्यक्त। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ लिखा हुआ है, आईएमएफ ए संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन में भी क्या होगा दोस्तों, पहले पढ़ते हैं। पहले आईएमएफ हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो ये क्या नाम है इसको इसका गेट नाम दे दिया गया है 1995 में, और ये आया था 1955 में आई थिंक आया था। यह विकासशील देशों के लिए ऋण देता है, ये बात सही है बिल्कुल। यह भुगतान संतुलन में असामान्य को दूर करने के लिए ऋण करता है, ये भी ठीक है। कह रहा है यह अर्धविकसित देशों के लिए विकास के लिए ऋण देता है, नहीं। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आईएफ की जो स्थापना हुई थी, मुख्य उद्देश्य इसका यही था, भुगतान संतुलन असंतुलन की समस्या को दूर करना है, विनिमय दर की अस्तित्व को लाना है, और जो भी कंपटीशन में वैल्यू की जो रुपीज़ की वैल्यू कम होती है उसको रोकना है। तो दोस्तों और साथ में जो विकासशील देश है, यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान ये बना था इसमें। ठीक है। तो आईएमएफ का जो सही कथन है इसमें से असामान्यों को दूर करने के लिए किया जाता है ऋण, ठीक है, अर्थव्यवस्था देशों के लिए।
दोस्तों ये सारे ही ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन कौन सा है? ये पहला ऑप्शन है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा ऑप्शन है। कह रहा है गैट एक वैधानिक संस्था नहीं है। WTO में वस्त्र व्यापार शामिल है। WTO में व्यापार शामिल, वस्त्र व्यापार शामिल है, ये व्यापार शामिल है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो गैट आया वो गैट किसकी जगह है, यानी गैट की पहले आपको मैं मीनिंग समझा दे रहा हूँ। गैट क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। ये इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, जो मोरक्को के समझौते हुए, यानी जिसे हम मार्केश कहते हैं, 1 जनवरी 1995 में WTO व्यापार की संगठन की स्थापना में की गई थी। ठीक है, ये सिर्फ वस्त्र व्यापार के लिए ही शामिल हुआ था और कृषि संबंधित। तो ऑप्शन विल क्या होगा दोस्तों, इसका 3rd होगा। ठीक है, नहीं ये गैट एक वैधानिक संस्था नहीं है, ये कह रहा है। ठीक है, लीगल नहीं है दोस्तों, इसका 4th ऑप्शन होगा, क्योंकि एक वैधानिक तरह संस्था भी नहीं है लीगल, और एक व्यापार भी शामिल होता है, वस्त्र व्यापार भी होता है, कृषि व्यापार भी इसमें होता है। ध्यान रखना, कृषि व्यापार इसमें नहीं दे रखा, तो ये सारे हैं। और कृषि भी होता तो वो भी होता। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक समृद्धि के मॉडल के संदर्भ में निम्न में से अलग अलग विकल्प, निवेश की दोहरी भूमिका, चाकू की धार समस्या, अस्थायी संतुलन या स्थिर अवस्था। तो दोस्तों आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जो मॉडल है, उसमें ये हुआ था कि हमने चाकूधार समस्या का व्याख्या, या मैं आपको बता रहा हूँ, चाकूधार समस्या का मॉडल का सिद्धांत ये हेराल्ड और डॉमंड ने दिया था, हेराल्ड और डॉमंड के अंतर्गत है। और अस्थायी संतुलन जो व्यवस्था है ये हेराल्ड ने दिया था। और निवेश की दोहरी भूमिका की तकनीक के जो मिश्रण है, ये मिश्रण है, ध्यान रखना, निवेश की जो दोहरी भूमिका का जो तकनीक, पूंजी तकनीक का मिश्रण है। तो बचा सिर्फ आर्थिक समृद्धि कितना है, स्थिरता का मॉडल है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन विल भी क्या हो जाएगा, 4। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना। मैं आगे भी वीडियो आपको सबके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।